Good evening, students. We are going to start the chapter 6 of class 10 science, control and coordination. Okay, so please don't forget to like and subscribe and share the video. So we will start a new chapter, which is control and coordination, right? So we need to continue from here. कह रहा है इसमें कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे आपको ये जो लाइफ को मेंटेन करके रखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द लाइफ प्रोसेस एंड ऑल दैट। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस है वो करना पड़ता है। किस लिए करना पड़ता है? क्योंकि जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो कंटिन्यू हो पाए। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ ए नोशन we all have that if we see something moving it is alive। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था और इस बात को लेकर के चले थे कि भैया अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा है कि मूवमेंट इज़ देयर, तो हमने कहा था कि भैया इट इज़ अलाइव, वो जीवित है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। और जो भी मूवमेंट हम लोग देख रहे थे वहाँ पे बहुत तरह के मूवमेंट होते हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसा था जो ग्रोथ की वजह से हुआ था। ठीक है, जैसे प्लांट में होता है। प्लांट में तो मूवमेंट विजिबल नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ये भी एक मूवमेंट है और इसी वजह से हम प्लांट को भी अलाइव मानते थे। ठीक है, ए सीड जर्मिनेट एंड ग्रोज एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डे। जैसे आप कोई भी बीज डालते हो मिट्टी के अंदर तो वो जर्मिनेट करता है और फाइनली वो ग्रो करता है, और हम ये देखते हैं कि जो जो छोटा सा बीज का छोटा पौधा निकला वो धीरे धीरे आगे कुछ दिनों में और उसका ग्रोथ होता जाता है। इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। अब होता क्या है, जैसे आप बीज डालो मिट्टी के अंदर और उसमें पानी वगैरह आप डालते रहोगे तो नॉर्मली क्या होगा कि जो सीडलिंग है वो ग्रो करेगा और वो मिट्टी को पुश करेगा और बाहर आ जाएगा। बट इफ़ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड दीज मूवमेंट वुड नॉट हैपन। ये जो मूवमेंट हो रहा है उनका क्यों हो रहा है? वो ज़मीन के अंदर से जो बीज जो है पनप के पौधा बन रहा है और बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलना क्या शो कर रहा है कि उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तभी वो बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए हमने उसको ग्रोथ से रिलेट किया। यानी अगर प्लांट का ग्रोथ भी होता है तो इसका मतलब सम मूवमेंट इज़ गोइंग टू बी देयर, राइट। सम मूवमेंट एज इन मेनी एनिमल एंड सम प्लांट आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ। अब यहाँ पर तो आपने देख लिया प्लांट के केस में कि भाई प्लांट सीडलिंग से जो है सो ट्री बन रहा है या जर्मिनेट कर रहा है, तो उस केस में उसका ग्रोथ भी हो रहा है, और ग्रोथ, इसी ग्रोथ को हमने वहाँ पे मूवमेंट कहा था। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं और ज़्यादातर एनिमल में ऐसा होता है कि मूवमेंट जो है और ग्रोथ जो है दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आप अगर ये कहते हो कि ए कैट इज़ रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, बफेलो च्यूइंग कट, अगर आप ऐसा देखते हैं कि बिल्ली दौड़ रही है, बिल्ली दौड़ रही है, ओके। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हर एक मूवमेंट जो है ग्रोथ नहीं होता। अभी जो हमने सीडलिंग वाला जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें हमने कहा कि भाई जो सीड्स जर्मिनेट करके सीडलिंग बनता है और सीडलिंग से प्लांट बनता है, तो उसमें हमने देखा कि मूवमेंट इज़ देयर, क्योंकि ज़मीन के नीचे से वो बीज जो है बाहर निकल के आया। अगर मूवमेंट नहीं होता तो ग्रोथ, इसलिए ग्रोथ जो है वहाँ पर रिलेटेड टू मूवमेंट, या मूवमेंट जो है रिलेटेड टू ग्रोथ है। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत सारे जानवरों में ये बात होती है, और कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जिसमें दूसरे तरह का मूवमेंट भी होता है ग्रोथ के अलावा, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मान लो कोई बिल्ली दौड़ रहा है, या बच्चे खेल रहे हैं, या फिर बच्चे झूला पे झूल रहे हैं, या बफेलो जो है
भैंस जो है वो कट को चबा रहा है, तो दीज आर नॉट मूवमेंट काउज्ड बाय ग्रोथ। वहाँ भी मूवमेंट हो रहा है। अगर मान लो कोई बिल्ली दौड़ रहा है तो उसका मूवमेंट तो हो रहा है ना। बच्चा अगर झूले पे झूल रहा है तो वहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, मोशन इज देयर, है ना। या भैंस जो है अगर वो कट को चबा रहा है तो वहाँ भी वो अपने मुंह को चला रहा है, मोशन कर रहा है, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस मूवमेंट का ग्रोथ से कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ मूवमेंट का मतलब ग्रोथ नहीं है। अब जैसे प्लांट के केस में जो हमने बताया था, वहाँ पे जो मूवमेंट हुआ था, ये सीडलिंग जो है ग्रो करके प्लांट बना था या सीड ग्रो करके सीडलिंग बना था, तो वहाँ पे वो जो मूवमेंट था, नीचे से ऊपर आना या ऊपर होने के बाद और बड़ा होना, ये रिलेटेड टू ग्रोथ था। लेकिन बहुत सारे मूवमेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आप ग्रोथ से कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे बिल्ली का दौड़ना या बच्चे का खेलना या बच्चे का झूलना, तो वहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। सो वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ। कह रहा है कि ऐसे जो भी मूवमेंट हम देखते हैं उसको ज़िंदगी के साथ क्यों जोड़ते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई मोशन है या मूवमेंट है तो उसमें लाइफ है। कह रहे हैं कि पॉसिबल आंसर इज़ दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज ए रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसका एक जवाब ये भी हो सकता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मूवमेंट क्या है, मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है। किस चीज़ का रिस्पॉन्स है? टू ए चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन का जवाब वो कैसे देता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो मूवमेंट के थ्रू वो उसको रिस्पॉन्ड करता है ना। तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो भी विजिबल मूवमेंट है, अगर किसी चीज़ में हम मूवमेंट देखते हैं तो हम कहते हैं कि भैया उसमें लाइफ है, यानी हम उसको एसोसिएट करते हैं लाइफ से। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम ये देखते हैं कि भाई अगर उसके इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो उसका जवाब, उसका रिस्पॉन्ड वो कैसे करता है, तो मूवमेंट के द्वारा करता है। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन ए माउस। अब ऐसा हो सकता है कि बिल्ली को आपने दौड़ते हुए देखा, यानी बिल्ली मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि उसने एक चूहे को देखा। तो चूहे को देखना यानी उसके इन्वायरमेंट में एक चेंज आया। क्या चेंज आया? कि उसने चूहे को देखा और उसके रिस्पॉन्ड में जो है वो मूव किया। तो आप उसको मूवमेंट में देख रहे हैं, विजिबल है ये उसका मूवमेंट, है ना। तो आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं कि ये भाई ये लिविंग थिंग से ये मूव कर रहा है ना। तो मूवमेंट जो उसके अंदर आया वो जवाब था। किस चीज़ का जवाब था? रिस्पॉन्स था। किस चीज़ का? कि भाई उसने चूहे को देखा। तो चूहे को देखना मतलब उसके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और इस चेंज की वजह से उसने उसको जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया कि वो मूव किया। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। या फिर आप इसको इस तरफ से भी देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है या तो उसके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, इसकी वजह से वो मूव कर रहा है, उसके रिस्पॉन्ड में मूव कर रहा है, या फिर अपने फ़ायदे के लिए जिसमें उसका कोई हित है, उस हित को पूरा करने के लिए वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। यानी वो ये कर रहा है कि नॉट ओनली वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक अटेम्प्ट हुआ टू यूज चेंजेज इन देयर इन्वायरमेंट। उसके वातावरण में जो भी चेंज हो रहा है उसका यूज कर रहा है। वो किसके लिए? तो अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहा है। ठीक है, आई हैव बीन सेइंग दैट कि दोनों तरह से रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर मान लो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है? मोशन के द्वारा कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए वो इन्वायरमेंट में कोई चेंज करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो बिल्ली की अगर चूहे के पीछे दौड़ रही है तो उसका अपना एडवांटेज भी है कि उसको भोजन मिल जाएगा। तो कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन ए माउस। तो उसका मूवमेंट इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो अपने एडवांटेज के लिए मूव कर रही है। ये भी है। हम लोग मूवमेंट को एसोसिएट कर रहे हैं उसके लिविंग बीइंग होने से। लास्ट क्लास में भी लाइफ प्रोसेस में भी हम लोगों ने ये चीज़ का पढ़ा कि भाई मोशन क्या इंडिकेट करता है, मोस्ट ऑफ द मोशन, कि भाई लाइव है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वेदर देयर इज ए मोशन और नॉट। तो मोशन का डिफरेंट फॉर्म हो सकता है, ग्रोथ के रूप में भी मोशन होता है। जैसे मान लो सीडलिंग के केस में, सीडलिंग
ग्रो कर रहा है, प्लांट बन रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ जो है रिलेटेड टू मोशन। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मोशन ऐसे हैं जिनको हम ग्रोथ से रिलेट नहीं करते हैं, बट मोशन इज़ देयर। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि बिल्ली मूव कर रही है चूहे के पीछे, या बच्चे झूल रहे हैं, तो वहाँ मोशन हो रहा है, बट वहाँ ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। तो मोशन को हम ये कह सकते हैं कि मोशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या प्लांट के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स है, उनके इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसके अगेंस्ट उनका रिस्पॉन्स है। या फिर ऐसा है कि वो इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं, लाते हैं, क्यों लाते हैं? फॉर देयर एडवांटेज, है ना। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। अब जैसे पौधे आप देखते होंगे कि सूरज निकलता है, सनशाइन, तभी प्लांट ग्रो करते हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। बच्चे जो है झूलते हैं तो उसमें उनको क्या मिलता है? उनको प्लेजर मिलता है, फन मिलता है। या बफेलो जो है, दे च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। अब भैंस जो है मुँह चलाते रहते हैं, कडलिंग करते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो खाना को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि अच्छे ढंग से उनका खाना डाइजेस्ट हो सके। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. अब मान लो कि अचानक किसी ने टॉर्च दिखा दिया, तेरे आंखों पे टॉर्च डाल दिया, है ना, इट हैज़ फोकस्ड लाइट, तो आप क्या करते हो? आपका आँख अपने आप जो है क्लोज हो जाता है। या जैसे मान लो कि आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ गया, गर्म ऑब्जेक्ट पे, तो आप जो है इमीडिएटली उस हाथ को हटा लोगे वहाँ से, है ना, यानी आपके हाथ में मोशन आ जाएगा। वी डिटेक्ट द चेंज, तो हम जो जैसे ही मान लो कोई चीज़ को गर्म लग रहा है तो हमने हाथ हटा लिया, तो हमने डिटेक्ट किया, क्या डिटेक्ट किया कि वहाँ पे गर्मी है, हॉटनेस है, और उसके रिस्पॉन्स में हमने हाथ हटा लिया। या किसी ने टॉर्च डाला हमारे आँख पे, या लाइट आ रही है, तो हमने उसको डिटेक्ट किया लाइट के आने को और इमीडिएटली अपने आँख को क्लोज कर लिया। ठीक है, तो वी डिटेक्ट द चेंज और उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं? तो विथ मूवमेंट। क्यों ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं, मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे गर्म चीज़ पर अगर हाथ पड़ेगा तो आपको गर्मी लगा तो आपने हाथ तुरंत हटा लिया, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव मेड द मूवमेंट। तो मूवमेंट वहाँ पे क्यों कर रहे हो? मूवमेंट क्या है? मूवमेंट रिस्पॉन्स है किस चीज़ का? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने का जो है वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, इफ़ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. If we think a bit more about this, it become apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली सोचें, नहीं, बिट मोर अबाउट दिस, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचें, तो इससे ये चीज़ स्पष्ट है, इट बिकम्स एपरेंट, ये बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि जो भी मूवमेंट होता है आपके शरीर में या एनिमल के शरीर में या प्लांट के शरीर में, जो भी होता है वो, और ऐसा मूवमेंट जो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में होता है, इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। इफ देयर इज ए चेंज इन इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली देयर इज ए मूवमेंट जस्ट टू रिस्पॉन्ड द चेंज इन इन्वायरमेंट, या फॉर योर एडवांटेज यू मेक सम चेंजेस देयर। ठीक है, तो ये सारे जो मूवमेंट हैं इट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड, मतलब ये कंट्रोल्ड मूवमेंट है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। आप सोच समझ के ऐसा कर रहे हो। जैसे आपको मान लो वहाँ पे आपने किसी और चीज़ को छुआ तो आपने हाथ को हटाया वहाँ से, तो देयर वाज ए मूवमेंट इन योर हैंड, और ये भी कंट्रोल्ड मूवमेंट था क्योंकि आपने देखा वहाँ पे ना, आपको फील हुआ, यू हैव डिटेक्टेड सम डिसएडवांटेजेस देयर, तो आपने मूव कर दिया अपने हाथ को वहाँ से। ठीक है, तो अगर आप डिटेल्स में जाएंगे या थोड़ा डीपली सोचेंगे इस चीज़ को, तो ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट वो कंट्रोल्ड है, केयरफुली कंट्रोल्ड है। ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। कह रहा है कि ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में हर एक तरह का जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के जवाब में एक रिस्पॉन्स आपकी तरफ से जो आएगा, इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। यानी जो भी इफ देयर इज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे होता है? तो मूवमेंट के द्वारा होता है। व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड इन क्लास वी विस्पर,
अब देख लो, कह रहा है कि जैसे हम अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं क्लास में, तो क्या करते हैं, धीरे से बात करते हैं, वी व्हिस्पर रैदर देन शाउटिंग लाउडली। हम जोर से जो है नहीं बात करते, धीरे धीरे बात करते हैं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज़ ट्रिगरिंग इट। तो ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि भैया क्लास में और कोई दूसरा ना सुन ले, हल्ला ना हो जाए, तो इसीलिए आप जो बोल रहे हो वो धीरे धीरे बोल रहे हो, है ना। तो मूवमेंट टू बी मेड, आप कैसा मूवमेंट करोगे या जो इन्वायरमेंट के चेंज होता है उसके रिस्पॉन्ड में जो मूवमेंट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मूवमेंट को जो ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर रहे हो, जिस घटना की वजह से आप मूवमेंट कर रहे हो, वो घटना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है मूवमेंट करो। जैसे क्लास में आपकी मजबूरी है कि टीचर इज़ देयर, यू सम अदर पर्सन्स आर देयर, सो यू कैन नॉट शॉट देयर, तो आप लाउडली वहाँ पे जो है सो नहीं बोल सकते, तो इसलिए व्हिस्परिंग कर रहे हैं, है ना। बिकॉज वहाँ पे जो इवेंट है जिसने आपको ट्रिगर किया है, कोई बात बताना है आपको, धीरे धीरे उसको कान में बता रहे हो, है ना, तो आपका जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज़ ट्रिगरिंग इट। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट। और ये जो मूवमेंट है, मान लीजिए कि अगर टीचर हैं तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, व्हिस्परिंग कर रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट है। आपने सोच समझ के धीरे से बोला है या कान में बोला है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे टीचर है ना। तो ये जो मूवमेंट है आपका, ये कंट्रोल्ड मूवमेंट को आप कनेक्ट कर सकते हो, मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट। इसका मतलब आप पहचान कर रहे हो। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान रहे हो, आप समझ रहे हो, आप डिसाइड कर पा रहे हो। क्या चीज़ के बारे में डिसाइड कर पा रहे हो? ये जो वेरियस इवेंट, अलग अलग तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इन्वायरमेंट में, उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि कौन सा इवेंट्स कैसा है, और तब उसके हिसाब से आपका रिस्पॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप पहले इवेंट को रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड करते हो, मतलब फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। तो आपका मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट होगा, ये डिपेंड करता है कि इवेंट किस तरह का है, किस तरह का चेंज हुआ है इन्वायरमेंट, और उसके रिस्पॉन्स में तुम मूवमेंट कर रहे हो। तो मूवमेंट डिपेंड कर रहा है, आपने उससे पहले जो चेंज हुआ है इन्वायरमेंट में उसको पहले आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका मूवमेंट हो रहा है, यानी वो रिस्पॉन्स जो है कंट्रोल्ड। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इतना सारा जो ये भूमिका हमने बताया आपको, ठीक है, ये बताने का कारण ये था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर निश्चित रूप से कोई ना कोई सिस्टम है इस तरह का जो प्रोवाइड करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से आप जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट में जिस तरह का चेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में आपका मूवमेंट उस तरह का हो रहा है। नहीं, तो इन्वायरमेंट में जो भी इवेंट्स हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसके हिसाब से एक्ट करना या मूव करना, तो ये तभी संभव है, यही कंट्रोल्ड है। कंट्रोल हो वहाँ पर और एक कोऑर्डिनेशन भी हो, नॉट ओनली कंट्रोल, कंट्रोल तो है ही और उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी है। अब इसी सारा चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि ब्रेन से आपको सिग्नल आया और आपका मसल कैसे एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली, कि पैर उठाना है तो पैर उठाओगे भाई, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आएगा तभी पैर उठा पाओगे जब आपका ब्रेन ये सिग्नल देगा, है ना। तो आपके शरीर के अंदर में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर में एक सिस्टम होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड कर रहा है। हमारा चैप्टर का नाम भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है, या कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को करने वाला सिस्टम क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। कह रहा है कि आपके शरीर का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर है, और ख़ास करके मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो यूनिसेलुलर नहीं है, बहुत सारे सेल से, जैसे हम लोग का बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अंदर
खास काम को करने के लिए खास टिश्यू होता है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में, है ना। तो उसी तरह से ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है कि कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है और कैसे उसके द्वारा आपका हर एक्टिविटी, हर मोशन, हर मूवमेंट कंट्रोल होता है, उसको करने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, which provides control and coordination activity in a multicellular organism, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग इन डिटेल्स जो है विल स्टडी हियर इन डिटेल्स अबाउट द सिस्टम, अबाउट द ऑर्गन टिश्यूज, और जो भी स्पेशल ऑर्गन है जो ये फैसिलिटेट करता है कि भाई हाउ टू कंट्रोल योर मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, और कैसे जो है उसको कोऑर्डिनेट हम। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी को करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू बने होते हैं। अब वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि एनिमल में क्या होता है। एनिमल में हाउ टू डू दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, हाउ इट इज़ डन, इसके लिए क्या है, कौन सा टिश्यू है, कौन सा सिस्टम है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। कह रहा है कि इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो जानवर लोग हैं या जो एनिमल्स हैं उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जो है किसके द्वारा होगा, तो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होगा, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। जैसे मान लो कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, ठीक है, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, है ना। अब किसी गर्म चीज़ को आप जैसे ही टच करते हो हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि ये गर्म है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। कि अगर मान लो कोई चीज़ गर्म है उसको हमने छुआ तो इमीडिएटली अपना हाथ हटा लेते हैं, है ना। मतलब आप कंट्रोल करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, कैसे करते हो आप उस चीज़ को डिटेक्ट करके तब जाके आप कंट्रोल करते हो। तो उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, एक तो आपका ब्रेन से कोई सिग्नल आया और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका जो मस्कुलर टिश्यू है, ये क्या कहते हैं टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, वो जो है उसको रिस्पॉन्स दिया और आपने हाथ को हटा दिया, है ना। सो हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, कैसे पता चलता है हम लोगों को कि हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं। जब हम छू रहे हैं तो ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय ए स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल। ये सारी सूचना जो है इस वातावरण की कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये जो डिटेक्शन हम लोग करते हैं, है ना, उसके लिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में नर्व सेल होता है, ठीक है। और नर्व सेल का जो टिप होता है, ऊपर वाला पोर्शन स्पेशलाइज्ड टिप होता है जो डिटेक्शन का काम करता है। कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कोल्ड है, या एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट्स हो रहा है उसको कैसे डिटेक्ट करता है, इसके लिए नर्व सेल्स होते हैं। और नर्व सेल्स का जो टिप्स है वो स्पेशलाइज्ड होता है इस काम को करने में, डिटेक्ट करने में, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, जो रिसीव करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन को जो है डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट करने का मतलब वो रिसेप्ट करते हैं, है ना। तो ये होता कहाँ है, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सारे रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। सेंस ऑर्गन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कितने तरह के सेंस ऑर्गन हैं हमारे पास, 5 हैं शायद, आँख, नाक, कान, जीभ एंड सो ऑन, है ना। तो ये जो सेंस ऑर्गन है वहीं पे ये रिसेप्टर्स भी होते हैं, है ना, जो डिटेक्ट कर पाते हैं। सो गस्टैटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ओलाफैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। अब ये जो अलग अलग सेंस ऑर्गन है, जैसे नोज़ से आप स्मेल को डिटेक्ट करते हो, ठीक है, ईयर से साउंड को डिटेक्ट करोगे, टंग से जो है सो आप टेस्ट को डिटेक्ट करोगे। तो वहाँ पे
रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और रिसेप्टर का अलग अलग नाम है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि ओला फैक्ट्री रिसेप्टर जो होता है वो क्या चीज़ को डिटेक्ट करेगा, तो स्मेल को डिटेक्ट करेगा। अच्छा स्मेल है, ख़राब स्मेल है, क्या है, बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, ये डिटेक्शन जिस रिसेप्टर के द्वारा होगा उसको बोलते हैं ओला फैक्ट्री, है ना। उसी तरह से जो गस्टैटरी रिसेप्टर है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रिटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल, ठीक है। और ये जो सूचना मिलती है उसने रिसेप्ट किया, और ये रिसेप्टर जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कहाँ पे पहुँचता है, तो ये जो डेंड्रिटिक टिप है नर्व सेल का, जैसे फिगर 7.1a में आप देख सकते हो डेंड्रिटिक टिप कहाँ पे है, आप फिगर में दिखाई देगा। यू हैव टू मेक द फिगर ऑफ नर्व सेल ऑल्सो देयर, ठीक है। तो उसमें डेंड्रिटिक टिप होता है, वो जो है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, ठीक है। ये जो डेंड्रिटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होता है। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, ये डेंड्राइट से मूव करेगा, जो सेल का बॉडी है उसमें मूव करेगा, एंड देन अलोंग द एक्सन, अब फिगर में देखो एक्सन कहाँ है ना, एक्सन से मूव करके ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एक्शन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जैसे ही एक्शन एंड करेगा वहाँ पर वो फिर केमिकल को रिलीज करेगा, और दीज केमिकल क्रॉस द गैप, और जो केमिकल हैं वो गैप को क्रॉस कर लेंगे, है ना। गैप को हम लोग सिनेप्स भी बोलते हैं, एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब ये देख लीजिए न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है फिगर 7.1 में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेंड्राइट टिप है ना। डेंड्राइट टिप जो है उसने इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन इसके पास आया, और ये फिर मूव किया एक्सन के थ्रू, है ना, मूव अलोंग द एक्सन, फिर ये अपने एंड तक जाता है, जहाँ एंड पे जाता है तो फिर ये जो है ये इम्पल्स जो है इसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये केमिकल इम्पल्स में जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये केमिकल जो है उस गैप को क्रॉस करके, ठीक है, जिस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, और उसी तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट को देते हैं। मतलब कहानी कहाँ से शुरू होती है, डेंड्राइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है, वो मूव करता है एक्सन के थ्रू, एंड लास्ट में जहाँ पे वो एंड करता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन उस जो गैप है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में उसको क्रॉस कर लेते हैं, और फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होकर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है पास करेगा। इस तरह से इंफॉर्मेशन मूव ऑन करेगा, ठीक है। ए सिमिलर दिस इज ए जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी। ये बता रहा है कि किस तरह से जो नर्वस सिस्टम में इम्पल्स पैदा होता है तो ट्रैवल कैसे करता है, यानी एक्शन से मूव होकर के फिर जो है वो गैप, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो गए, केमिकल्स बना और वो केमिकल्स गैप को क्रॉस किया, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में गया, और फिर वहाँ से वो एक्सन के थ्रू मूव करके, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से जो है ये नर्वस इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। A similar synapse finally allows delivery of such impulses from the neuron to other cells। और लास्ट में जो लास्ट वाला जो सिनेप्स होता है, जो गैप होता है, उसको क्रॉस करके वो जो है क्या होता है, जो इम्पल्सेस डेंड्राइट से आया उसका फाइनल डिलीवरी होता है दूसरे सेल में, ठीक है। सच एज मसल सेल और ग्लैंड जो भी है, चाहे वो मसल सेल हो या ग्लैंड हो, जो 7.1 बी फिगर दिखा रहा है आपको मसल सेल न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के बारे में बता रहा है ना, उसको देखिए। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो नर्वस टिश्यू होगा वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल को ही न्यूरॉन ही बोलते हैं,
यानी बहुत सारे न्यूरॉन हैं वहाँ पे, नर्व सेल हैं, और वो उसका एक नेटवर्क बना हुआ है। और ये नेटवर्क क्या काम करता है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। इसकी खासियत ये है कि इंफॉर्मेशन को जो है कंडक्ट करेगा वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इसको कन्वे करेगा। यानी नर्वस टिश्यू जो है, आप एक तरह से इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ व्हाट? नर्व सेल, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, है ना। और नर्व सेल को ही न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन का नेटवर्क है जो किसी खास काम, और ख़ास काम क्या है? खास काम है कि इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। यानी आपने देखा कि किस तरह से जो नर्वस टिश्यू के जो सेल हैं वो इन्फॉर्मेशन को इम्पल्स में कन्वर्ट करके फाइनली जो है एक सेल से दूसरे सेल में उसका ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि लुक एट द फिगर 7.1a एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखिए इस फिगर 7.1a को देखना ही नहीं है, इसको बनाना भी है। यू हैव टू मेक द फिगर ऑल्सो, ठीक है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? तो पहले तो आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन में होता क्या क्या है इसको पहले पहचानो। पहला है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होता है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होता है? डेंड्राइट पे, है ना। दूसरा है कि थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल। अब ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करता है? तो एक्शन से होकर के, AXON, एक्शन से होकर जाता है ना। तो ये नंबर 2 पार्ट हो गया उसका, ठीक है। और तीसरा, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल। और कहाँ पे ये इम्पल्स जो है, जहाँ नर्व एंडिंग होता है वहाँ पे इम्पल्स जो है केमिकल सिग्नल बन जाता है और सिनेप्स को पास करता है, गैप को पास करता है, ठीक है। ये आपको फिगर में देखना भी है और बनाना भी है। कह रहा है कि एक एक्टिविटी बता रहा है कि पुट सम शुगर इन योर माउथ। आप चीनी को अपने मुंह में ले लीजिए। हाउ डज इट टेस्ट? इसका टेस्ट कैसा है? कह रहा है ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, नाउ ईट शुगर अगेन। अब क्या करना है कि आपको अपने नाक को जो है सो बंद कर लीजिए। इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर से आप बंद कर लीजिए और फिर जो है आप चीनी को खाइए। पहले जो आपको टेस्ट लग रहा था और बाद में जो टेस्ट लग रहा है, क्या उसमें कोई अंतर है? ठीक है। कह रहा है वाइल ईटिंग लंच block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating। अगर आप नाक बंद कर लो और फिर खाना खाओ तो क्या उस खाने के टेस्ट को पूरी तरह से आप जो है एक्वायर कर पाओगे? ठीक है। ये आपको कह रहा है कि ये एक्टिविटी करके देखो कि क्या आपको कैसा महसूस होता है। जब बिना नाक बंद किए हुए आपने चीनी खाया तो कितना मीठा लगा, और नाक बंद करके चीनी खाओगे तो कितना मीठा लगा। ये देखो क्या कुछ अंतर है उसमें या नहीं है ना। इज़ देयर ए डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज ब्लॉक्ड? इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग? रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेज। डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड? अब ये कह रहा है कि भैया आप इस प्रयोग को कीजिए और आपस में बातचीत कीजिए कि क्यों हो रहा है ऐसा, कि जब हम वैसे खा रहे हैं और नाक बंद करके खा रहे हैं तो दोनों के टेस्ट में अंतर क्यों हो रहा है? अंतर तो लगेगा आपको, ये अंतर क्यों हो रहा है? और वही कह रहा है कि जैसे सर्दी खांसी हो जाती है तो लोग कहते हैं ना कि भैया हमको कुछ टेस्ट ही नहीं लग रहा है। दिस इज़ द रीज़न। सर्दी खांसी हो गई तो नाक जो है आपका ब्लॉकेड हो जाता है, तो फिर आपको जो प्रॉपर टेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यानी जो सारे सेल्स ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट को क्रिएट करने में, है ना। अब जैसे खाया तो खाली जीभ से ही नहीं पता, और भी जो सेंस ऑर्गन है वहाँ भी रिसेप्शन हो रहे हैं उसके फ्रेगरेंस के, स्मेल के, तो उसके हिसाब से टेस्ट जो है आपका वैरी करता है। तो ये बता रहा है इस चीज़ को कि भैया जो सेंस ऑर्गन है वो इन्वॉल्व है
और रिसेप्टर का काम करते हैं, और तब जाके डेंड्राइट टिप से होकर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है एक्सोन से होकर के, और फाइनली वो केमिकल में कन्वर्ट होता है, और जो बाईपास करता है ये सिनेप्स के द्वारा गैप को फाइंड आउट करके और मूव करता है, मूव करके वो फाइनली जो है जो आपका मसल है, टिश्यू है, वहाँ पर जो है वो पहुँचता है इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर एक भी सेंस ऑर्गन थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका असर पड़ेगा पूरे चीज़ों पर। जैसे यही कारण है कि आपको कोल्ड के दिनों में जब आपके नाक बंद हो जाते हैं तो आपको कहते हैं कि कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा खाने में, दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन, पहले तो रिफ्लेक्स सेक्शन को समझो कि होता क्या है। अब जैसे रोड पे जा रहे हो आप, यू आर मूविंग देयर ऑन रोड, अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है तो आपका रिफ्लेक्स काम करता है कि नहीं करता है। आप इमीडिएटली जो है क्या करते हो, क्रॉस कर जाते हो, तेज़ी से क्रॉस कर जाते हो। अगर नहीं तेज़ी से क्रॉस किए तो आपको धक्का लगेगा। योर रिफ्लेक्स इज वर्किंग देयर। उसी तरह से कोई आदमी आपको जो है सो पत्थर से ऐसे उठाता है पत्थर मारने के लिए, तो इमीडिएटली आपका हाथ जो है उठ जाएगा उस पत्थर को रोकने के लिए। ये जो क्या है कि कोई पत्थर लेके आपको मार रहा है और आपका हाथ उठ गया उस पत्थर को रोकने के लिए, आपने देखा कि अरे पत्थर मेरे सिर की तरफ मार रहा है, तो आप सिर पे, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स है। ये क्या है, रिफ्लेक्स है। किसी किसी का रिफ्लेक्स बड़ा फास्ट होता है, जल्दी समझ आता है बातों को, और कई लोगों का रिफ्लेक्स जो है उनको लेट से पता चलता है, उनमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ऐसा लेट होता है। यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या है, मतलब एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, शरीर के अंदर कैसे जो है ये चीज़ एक्ट करता है कि आप रिफ्लेक्ट करते हो किसी चीज़ को, कि कोई रिस्पॉन्ड करते हो तुरंत इमीडिएटली, दैट इज़ योर रिफ्लेक्स एक्शन। अब जैसे गर्म चीज़ को आपने छुआ तो आप इमीडिएटली हाथ हटा लेते हो, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है ना। तो उसी के बारे में एक्चुअली उसका मैकेनिज्म क्या है बायोलॉजी में, इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्स इज ए वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। रिफ्लेक्स एक ऐसा वर्ड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई सडन एक्शन होता है एनवायरनमेंट में तो उसके रिस्पॉन्ड में जो है हम उस वर्ड का इस्तेमाल कर। से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। हम लोग रिफ्लेक्स शब्द का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमने बस से अचानक जो है बस आपको धक्का लगना था या कुछ भी है तो हम कूद गए, तो वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स काम किया, तो ऐसे बोलते हो कि आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, मतलब आपका रिफ्लेक्स वहाँ पे काम किया कि भाई ये बस टकराने वाली है, हम कूद जाते हैं, है ना। उसी तरह से आप इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ करते हो, क्या कहते हो कि आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्स, वहाँ पे आग था, हमने अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लिया इमीडिएटली क्योंकि हमारा रिफ्लेक्स काम किया, वहाँ पे भी रिफ्लेक्स वर्ड का यूज़ करते हो। या और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, लेकिन मैं इतना भूखा था कि अब वहाँ पे कोई खाना बन रहा होगा, उसकी स्मेल आई, ठीक है, तो हमारे मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में पानी आना, माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो एक्चुअली कह रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, अगर हम इस बात को कहते हैं कि माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, मतलब रिफ्लेक्स की वजह से मैं भूखा था और मैंने वो अच्छा खाना का स्मेल देखा तो मेरे मुंह में पानी आने लगा, तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था। तो इस रिफ्लेक्सली का मतलब एग्जैक्टली क्या है, कह रहा है कि एक कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज़ दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। अब अगर मान लो इन 3-4 घटनाओं को जो बताया है कि बस से मैं कूद गया, या मैं आग पर जो है हाथ रखा तो इमीडिएटली आग हाथ को हटा लिया रिफ्लेक्सली, वहाँ भी रिफ्लेक्सली वर्ड यूज़ हुआ, या फिर हमने अच्छा खाना देखा उसका स्मेल तो हमारे मुंह में पानी आने लगा, यहाँ भी रिफ्लेक्सली वर्ड यूज। तो इस सब में कॉमन क्या है, कॉमन आइडिया क्या है, कॉमन आइडिया ये है कि ये जो एक्शन आपने लिया बिना सोचे लिया, दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, मतलब सोच के हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने आप हो गया, विदाउट फीलिंग इट, इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन।
यानी हम हमारे कंट्रोल में नहीं है वो रिएक्शन। नहीं, अब खाना जो है सो गर्म आप देखो, मुंह में पानी आ गया, तो क्या तुम उसको रोक सकते हो क्या? इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। इस तरह के जो एक्शंस हैं वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन हुए, क्योंकि उसमें आपने सोचा नहीं, आपने फील नहीं किया और अचानक से आपने एक्शन ले लिया। ठीक है, ये दीज आर सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन आवर इन्वायरमेंट। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? एक्शन लेकर के। किसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं? तो ये जो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप, उसको रिएक्ट कर रहे हो। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन? जब इस तरह का सिचुएशन होता है जिसमें आप जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है उसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कह रहे लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल। ऐसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। टचिंग ए फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? कह रहा है कि अगर मान लो कि आग को हम लोग छूते हैं तो ये बड़ा ही खतरनाक और अर्जेंट सिचुएशन है हम लोगों के लिए भी, और ये किसी जानवर के लिए भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन? वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। अब इसमें होता क्या है कि आप जैसे आग को देखोगे तो आग मान लो कि उसमें लगेगा कि भैया आग में अगर हाथ रखेंगे तो हमको पेन होगा, जलन होगी, या फिर हम जल जाएंगे, और इसी वजह से आपने अपने हाथ को हटा दिया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस? और ये जो बात आप सोचते हो उसमें समय कितना लगता है? सोच रहे हो कि आपको देख के आपने हाथ हटा लिया क्योंकि दिमाग में ये बात आई कि भाई इससे हमको जलन होगा, हमको प्रॉब्लम होगी। अब सवाल यहाँ उठता है कि इसमें कितना टाइम लगा ये सोचने में? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. वहाँ पर जो आप सोच रहे हो तो सोचने की वजह से इम्पल्स पैदा हो रहा है और इम्पल्स की वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और ये थिंकिंग जो है, थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मेनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। यानी आपने सोचा, आपको डर लगा उस चीज़ से, तब जाके ये इम्पल्स पैदा हुआ। तो ये सोचना जो है ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इट इज़ नॉट ए सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, और इस एक्टिविटी में बहुत सारे इंटरैक्शंस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। किसके इंटरैक्शंस हैं? मेनी नर्व इम्पल्सेज। अब नर्व इम्पल्सेज कहाँ से निकलेगा? न्यूरॉन से निकलेगा। नर्व इम्पल्सेज न्यूरॉन से निकल रहा है, और ये जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नर्व सेल न्यूरॉन से निकल के इंटरैक्ट करता है। तो थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें होता क्या है कि नर्व सेल से न्यूरॉन निकल करके जो है वो इंटरैक्ट कर रहा है। नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स। ठीक है, if this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. तो अगर ऐसा बात है तो ये कह रहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो थिंकिंग टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें क्या होता है, तो नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क। क्या चीज़ का? तो न्यूरॉन का नेटवर्क है, क्योंकि न्यूरॉन जो है एक्ट करता है तभी जाके थिंकिंग पॉसिबल है। नर्व इम्पल्स जो है न्यूरॉन से आया, ठीक है, अब जो बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यूरॉन सेल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं नर्व इम्पल्सेस के बीच में।
यानी न्यूरॉन सेल से जो नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है उसके बीच में इंटरेक्शन का जो प्रोसेस है वही है थिंकिंग। तो जब हम थिंकिंग इस तरह से होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे थिंकिंग टिश्यू हैं, यानी ऐसे टिश्यू जो थिंकिंग का प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या होगा तो नेटवर्क होगा। किसका नेटवर्क होगा? तो न्यूरॉन का नेटवर्क होगा, है ना। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, अब ये कहाँ पे थिंकिंग टिश्यू जो है ना, तो कह रहा है कि जो ये आपका स्कल है, खोपड़ी, उसके फॉरवर्ड आगे वाला जो एंड है वहाँ पर है, और ये रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, सारे शरीर के सारे हिस्से से सिग्नल वहाँ पे आएगा, विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। और वहाँ पर जो आपको ये थिंकिंग टिश्यू हैं वो सोचते हैं उसको, और तब जाके उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। सिग्नल रिसीव हुआ, इम्पल्स आया, और उस इम्पल्स को वो जो थिंकिंग टिश्यू है वो जो है थिंक करके तब जाके उसको रिस्पॉन्ड करता है। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन in the skull must be connected to nerves coming from various part of the body। अब ये आज इससे एकदम स्पष्ट है, ये बात जाहिर है, ऑब्वियस है, ज्ञात है क्या कि ये सिग्नल तभी ये रिसीव करेगा जब ये ब्रेन का जो ये जो थिंकिंग पार्ट है स्कल में, उसका कनेक्शन होगा। कहाँ से कनेक्शन होगा? तो कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जिस बॉडी के जिस पार्ट से जो भी नर्व्स आ रहे हैं वहाँ से ये कनेक्टेड होगा ब्रेन का ये थिंकिंग वाला पार्ट, तभी जाके इंफॉर्मेशन इसको मिलेगा। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ टू इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव, नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो थिंकिंग टिश्यू है वो सोच के फिर जो है कोई एक्शन लेगा, तो वो एक्शन भी जो है वो भी इंफॉर्मेशन जो है मसल के पास जाना चाहिए ब्रेन से, और इसके लिए भी हमको ठीक है नेटवर्क चाहिए। नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये नर्व है जो ये सिग्नल वापस जो है उन बॉडी पार्ट के पास ले जाएगा। इफ ऑल दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये सारा एक्शन हो कि भाई वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया, फिर जो है ये थिंकिंग पार्ट सोच करके फिर वहाँ से वो इम्पल्स भेजेगा, तो वो सारा इम्पल्स जो है उस बॉडी पार्ट तक पहुँचेगा, तो इसमें जो है टाइम लगेगा। इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। सो हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब ये जो सिस्टम है इसमें तो बड़ा लफड़ा होगा। अब उतना देर में तो आदमी जल ही जाएगा। किस तरह से जो है इंफॉर्मेशन बाईपास होगा, तो है ना। तो इसके लिए आपके शरीर का जो डिज़ाइन है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट वेयर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल इन ए सिंपलर वे। अब ये सोचने का चक्कर अगर नहीं हो, सीधा सीधी अगर यहाँ पर ये बात हो जाए, रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन। मान लो कि आप किसी चीज़ को छूते हो तो हीट का सेंसेशन होता है, तो वो हीट सेंसेशन को हम सोचे नहीं, बिना सोचे ही नर्व जो है, इफ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट, ऐसा नर्व जिसने डिटेक्ट किया, जिसने पता किया यह हीट है, वो डायरेक्टली जो है वहाँ से क्या कर दे, इट वेयर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव मसल। अब सीधे अगर उसी नर्व से इसका कनेक्शन हो जाए जो नर्व मसल को मूव करता है, तो ये फिर सिंपल हो जाएगा। मतलब थिंकिंग का प्रोसेस बीच में नहीं हुआ, जिस नर्व ने डिटेक्ट किया और जो नर्व मसल को मूव करेगा वहाँ तक इन्फॉर्मेशन सीधा डायरेक्टली अगर पास हो जाए तो फिर टाइम का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट and responding to it by an output action might be completed quickly।
इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन इसको मिला, जो इनपुट मिला, उस इनपुट को डायरेक्टली जो है ये आउटपुट में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसमें टाइम कम लगेगा। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो कनेक्शन होता है जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है बिना थिंकिंग किए हुए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को निकलना है, आउटपुट होना है, वहीं पे सीधे पहुँच जाए, इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। फिगर 7.2 में ये चीज़ दिया हुआ है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, तो इनपुट से आउटपुट को, यानी इनपुट नर्व को सीधे आउटपुट नर्व को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। इसके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट वो होगा जहाँ पे वो पहली बार मिले हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन ए स्पाइनल कॉर्ड। और शरीर से जितने भी नर्व हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हो, है ना, तो नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी वो कहाँ पे मिलता है, बंडल बन के सब मिलता है। कहाँ पे, जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, उस जगह को क्या बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में वो मिल कर के फिर जो है वो ब्रेन के पास पहुँचता है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। तो ये रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे बनता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ही बनेगा। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब डायरेक्टली इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन, ठीक है ना, इनपुट नर्व का आउटपुट नर्व से कनेक्शन है, मसल नर्व से, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ बन रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में बन रहा है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन इनपुट है वो ब्रेन को भी पहुंचता है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। अब एनिमल्स के अंदर ये रिफ्लेक्स आर्क्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ, उसका कारण ये है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, ब्रेन का, वो थोड़ा स्लो है, इट इज़ नॉट फास्ट इनफ, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क की ज़रूरत पड़ी। यानी रिफ्लेक्स आर्क जो है वो इवॉल्व क्यों हुआ, बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस इज स्लो, ये फास्ट नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कि इनपुट नर्व से सीधे आउटपुट नर्व, बीच में सोचने का चक्कर नहीं है ना, तो फास्ट एक्शन होगा, है ना। So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought process। यानी आप ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्स आर्क का निर्माण इवॉल्व किया, क्यों, इसलिए इवॉल्व किया कि ये एक एफिशिएंट तरीका हो सकता है इस काम को, मान लो कि बिना सोचे ही आप इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ तक पहुँचा दो, इसको करने के लिए ये एक एफिशिएंट तरीका हो सकता है। However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response। तो जो भी ऐसा चीज़ है, ऐसा एक्शन है जिसमें क्विक रिस्पॉन्स लेना है, तो वहाँ पे जो है रिफ्लेक्स आर्क जो है वही जो है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है ना। So can you now trace sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes। कह रहा है कि अगर मान लो कि अचानक से किसी ने टॉर्च दिखा दिया आपके आँख पे, तो आपका रिफ्लेक्स क्या करेगा, तुरंत आँख को जो है सो बंद कर देगा। तो उसमें क्या क्या होगा, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसके बारे में कह रहा है यू थिंक अबाउट इट। सो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू स्टॉप this part of the video, okay, and more about human brains and other things we'll discuss in the next part of this control and coordination video. So never forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching. Okay.